अनम्यूट करना पड़ेगा आनंद। मैंने अनम्यूट किया हुआ है। नाउ यू आर ऑडिबल, नाउ यू आर ऑडिबल सर। मैंने कहा अभी मेरे संपादक जी ने इतिहास के बहुत सारे पन्ने पलटे। हाँ। ठीक है, सावरकर से लेके हिंदुत्व को, और जैसे ही मैं नेहरू जी का नाम लूंगा आप लोग कहेंगे अतीत में जाने की क्या आवश्यकता है, जब भी इनसे बात करो अतीत में चले जाते हैं। तो आज मैंने तय किया कि मैं अतीत में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि जो भी दलितों के या वंचित, अब तो मैं वंचित कहता हूं से, वंचितों के उद्धार के लिए जितने भी कार्यक्रम चलाए गए हैं उनमें से कितने उन लोगों ने चलाए जो तथाकथित उच्च वर्ग के लोग हैं। आप राजा राम मोहन राय से शुरू करिए और बाबू श्रीकृष्ण सिंह तक आइए, जिन्होंने ओबीसी और ईबीसी की परिभाषा दी और उसको आगे बढ़ाया। इसलिए हिंदू समाज को सिर्फ ये कहकर खारिज कर देना उचित नहीं होगा, क्योंकि हिंदू समाज अपने अंदर से सोशल रिफॉर्म की एक ऐसी व्यवस्था बनाकर लाता। अभी आपने कल या परसों के समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि 14 वंचित समाज के महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो रिफॉर्म की प्रक्रिया है हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चलती आई है। नहीं, इस पर चुनावी हैमर भी पड़ जाता है ना अनंत। चुनावी जो हैमर है उस पर मैं बात करती हूं आपसे कि भाई अगर ये पिछड़ों की, दलितों की बात करना, मैं प्रधानमंत्री का मैंने बयान कोट किया बाकायदा, कांग्रेस की नीति हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की है। कांग्रेस जानती है जितना हिंदू बटेगा उतना उनका फायदा होगा। तो ये ओबीसी 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 तो बीजेपी खूब करती है। इतने ओबीसी मंत्री हमारे, इतने ओबीसी एमएलसी हमारे, इतने एमएलए हमारे, इतने एमपी हमारे, तो संसद तक में हुआ। तेलंगाना में जीते तो ओबीसी मुख्यमंत्री बना देंगे। आपने स्वयं को दोहराया है इस वक्त। आपने इंट्रो में जो सारी बातें कही थी वही फिर से दोहरा के आपने वक्त बर्बाद किया और मुझे टोका भी। अब ये मुझे तय करने दीजिए अनंत कि मैंने वक्त बर्बाद किया। आप तय करिए, लेकिन जब भाई वो सवाल है मेरा कि सबसे ज्यादा ओबीसी बीजेपी करती है। ये आपके तय करने का पैमाना क्या है? चलिए आज आपसे मैं ही पलट प्रश्न पूछता हूं, सबसे ज्यादा का आधार क्या है? गरिमा जी ये बताइए। बयान निकालिए अनंत विजय। भाई बीजेपी ने संसद में बताया ओबीसी के नाम पर। मैं आपको ठीक है कि सबसे ज्यादा जाति की बात कांग्रेस करती है, तो इसका तो कोई अंत नहीं है ना। आप अपनी धारणा को जब सबसे ज्यादा कह के प्रस्तुत करेंगी तो दूसरे की बात सुनने के लिए थोड़ा धैर्य भी होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं। कहिए अनंत। मैं सिर्फ अभी ये कह रहा था कि जाति की बात आपने भैया जी जोशी के आधार पर आरंभ किया और उसके बाद आप मोहन भागवत के बयान को लाई, आपने वो योगी आदित्यनाथ को सुनाया, आपने नरेंद्र मोदी की बातें की। बहुत अच्छी बात है। ये बातें ये हरियाणा चुनाव के पहले की बात है और हरियाणा चुनाव का जो जनादेश आया उसने ये साबित भी किया। अगर आपकी बातों को मानूं तो हरियाणा चुनाव ने इस बात को साबित किया कि जो ये 3 बयान दिए गए थे वो हिंदू एक हो गए। हाँ। लेकिन आप इन सारे चीजों में आपने मोहन भागवत जी की कल के भाषण से एक बात भूल गए। आप उसको भी भैया जी के सामने खड़ा करके दिखा सकती हैं, लेकिन मोहन जी ने कल जो कहा कि समाज में अनेक जाति वर्गों का संचालन करने वाली उनकी अपनी अपनी रचनाएं हैं। हाँ। और उन्होंने कहा कि उनके अपने नेतृत्व हैं, मैं शब्द मेरे हैं, भाव उनके हैं। हाँ। नेतृत्व है और उनके साथ बैठ के हमें उन वंचित समाज के लोगों की भलाई के लिए कार्य करना पड़ेगा। क्या कार्य करना पड़ेगा? तो सावरकर जी के समय क्या स्थिति देश की थी और मोहन भागवत के समय क्या स्थिति देश की है, दोनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो घालमेल होगा और आपका निष्कर्ष दोषपूर्ण होगा। जैसे बहुत सारे विद्वानों के निष्कर्ष दोषपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि संघ बहुत बदल गया है। सावरकर के समय का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अब का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन दोनों में काफी आधारभूत बदलाव है। तो मैं अनंत, अगर भैया जी जोशी ये कहेंगे 51 शक्ति पीठ में कहीं कोई जाति नहीं, 12 ज्योतिर्लिंगों में जाति नहीं, और हरिद्वार कोई पहुंचता है तो जाति देखकर नहीं पहुंचता, और उसके बरक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सवाल पूछ रही हूं आपसे कि कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी है, तो इस बयान पर आप जवाब दीजिए। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि जातिगत जनगणना करा ली जाए।
अगर ये लड़ाना हुआ तो ओबीसी की बात तो बीजेपी भी करती है, वो भी लड़ाना हुआ। सारे सहयोगी बीजेपी के जितने हैं, वो अजीत पवार से लेकर अनुप्रिया पटेल तक, संजय निषाद से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक, और फिर बिहार में पहुंच जाइए नीतीश कुमार से लेकर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सब कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सब बांट रहे। ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कहा, सुनील अंबेकर ने बयान देकर कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। ये शायद आपने देखा नहीं होगा, या अगर देखा होगा तो पता नहीं, आज आप उसकी चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये तो सुनील अंबेकर जी ने स्पष्ट रूप से वक्तव्य देकर, पलक्कड़ में जो बैठक हुई वहां के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गरिमा जी, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये इस प्रश्न का उत्तर दिया कि संघ जातिगत जनगणना के पक्ष में है। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं। यानी कि वो बांटने की बात हुई ना भाई, मैं यही तो अनंत विजय पूछ रही हूं आपसे कि अगर जातिगत जनगणना, कांग्रेस ने क्या कहा, जातिगत जनगणना करा दो, बीजेपी उसको प्रोजेक्ट करती है ये जात पात में बांटने का खेल है। तो अगर सहयोगी भी कह रहे हैं, संघ भी कह रहा है, मैं आपकी बात को तवज्जो देते हुए ऊपर रख लेती हूं, तो ये सब जाति पाति में बांटने का पाप कर रहा है सब। जाति पाति में बांटने का पाप करने का दूसरा प्रकल्प जो है वो कांग्रेस चलाती है। वो इस प्रकार से चलाती है कि आप जब सीटों का बंटवारा करते हैं, जब आप राजनीति करते हैं, तो उस क्षेत्र विशेष के लोगों की जनसंख्या के आधार पर टिकट देते हैं और उसको ये कहकर आप लीगलाइज करना चाहते हैं या एक वैधता प्रदान करना चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो अगर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो 80% हिंदुओं को दे दीजिए ना, 20% मुसलमानों को दे दीजिए इस देश में। नहीं, आप कांग्रेस पर आ गए अनंत विजय, मैं आपसे बीजेपी पर सवाल पूछ रही हूं कि भाई अगर ये जातिगत जनगणना पाप है, मैंने मान लिया कि भाई ये दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को बांटता है, तो जितने सहयोगी सब कह रहे हैं सब बांट रहे हैं क्या? सुनील अंबेकर ने पलक्कड़ में कहा होनी चाहिए, वो सब बांट रहे हैं क्या? इस पर हाँ या ना कुछ अनंत विजय होगा ना आपका? गरिमा जी, क्या भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना को पाप कहा है कभी भारतीय जनता पार्टी ने? मैंने तो नहीं सुना। अगर आपने कहीं सुना हो तो कृपया उस बयान को कोट किया जाए। जाति पाति को क्या जातिगत जनगणना को पाप क्या कहा भारतीय है? जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना को कहीं पाप कहा है? मेरा प्रश्न सिर्फ आपसे इतना है, विनम्रता के साथ मैं जानना चाहता हूं कि गरिमा जी ने 3 बार अपने शो में इस वाक्य को दोहराया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है जिसको आप बार बार दोहरा रही हैं? और यहीं पे आप अपने लिए, अनंत विजय सवाल मैंने सीधा पूछा था, यहीं पे आप अपने लिए कंफर्टेबल जोन ढूंढ लेंगे। अरे भाई, गोपीनाथ मुंडे ने 2010 में कहा था संसद में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, 10 से लेकर 14 आ गया, 14 के बाद सरकार बन गई, 14 से 24 आ गया, जनगणना नहीं हो रही, जातिगत जनगणना तो छोड़ दीजिए। ये भी कब कहा कि हम कराएंगे? तो गोपीनाथ मुंडे ने जब कहा था, उसके बाद 10 के बाद 11 में जब जनगणना हुई तो क्यों नहीं करा लिया गया जातिगत जनगणना? ये बताइए मुझे। तो ये सारा और सवाल उसके बाद 21 में, और उसके बाद 21 में जातिगत जनगणना होनी थी। क्या कोरोना के काल में जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए? आपकी राय यही है? तो फिर मैं उसी हिसाब से, कोरोना के बाद महामारी के संकट में कम से कम 15 देशों में जनगणना हो गई कोरोना के बाद। और एक और मैं आपकी जानकारी के लिए बात बता दूं, रजिस्ट्रार जनरल ने 6 महीने के लिए जनगणना को फिर टाल दिया है। पहले जून तक की पाबंदी थी, अब दिसंबर तक की पाबंदी है। तो दिसंबर तक जनगणना भी नहीं होगी, सेंसस भी नहीं होगा, कास्ट सेंसस तो छोड़ दीजिए। विनोद शर्मा, आप मुस्कुरा रहे हैं, जाति एग्जिस्ट करती है या फिर चुनावी मौसम में अपने हिसाब से एग्जिस्ट करने लगती है, अपने हिसाब से डिसअपियर हो जाती है, एंड इट अप्लाइज ऑन एवरी पॉलिटिकल पार्टी।